की पहली खबर है ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अब अमेरिका ने बंदरगाहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी है और पिछले 3 दिनों से जो 10 जहाज यहां से गुजरने वाले थे ईरान के, उसको वापस लौटा दिया है और साफ साफ कहा कि एक भी जहाज को हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। अब इस पर ईरान ने पलटवार किया है और ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ऐसे ही करता रहा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक तरफ और ट्रंप ये भी कह रहे हैं आगे बढ़कर कि आने वाले समय में इजराइल लेबनान के नेताओं के बीच जंग खत्म करने को लेकर सीधे बातचीत वो करेंगे। तो 34 साल में दोनों देशों के बीच ये दूसरा मौका ऐसा होगा जब ये आमने सामने होंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। हालांकि ट्रंप की बातों पर कितना यकीन करें फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपसे समझना चाहते हैं जिस तरह से ट्रंप हर दिन अपना बयान बदल रहे हैं और कल ही एक खबर ये भी आई कि वो दूसरे दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिर यहाँ पर नाकेबंदी करना बंदरगाहों पर, क्या समझे किस दिशा में जा रहे हैं ट्रंप? दोनों देश अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं जिससे कि अपनी शर्तों के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझना बेहद दिलचस्प है कि यहाँ पर जिस तरह से स्थितियां बनी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, वहां पर एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है और जिस तरह से हालात यहाँ बने हुए हैं, दोनों ही टोल वसूलना चाहते हैं। ईरान तो पहले से ही टोल वसूल रहा था, लेकिन अमेरिका ने बंदरगाहों पर टोल वसूली शुरू कर दी है पिछले 3 दिनों से। और टोल वसूलना क्या, वापस ही जाने नहीं दिया जा रहा है यहाँ से, तो ये वापस भेज रहे हैं तमाम जो जहाज से गुजर रहे हैं, लेकिन टोल वसूली का विरोध अमेरिका कर रहा है और जिसकी वजह से तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि अल मदेब जो लाल खाड़ी है, जो कि कहा जाता है कि जहां से 5% का जो ईंधन होता है उसको लिया जाता है, उस पर भी ईरान हमला कर सकता है अल मदेब में, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो स्थितियां है वो बिगड़ सकती है। चेतावनी ईरान भी दे रहा है कि यहां से अमेरिका हट जाए, वो उसके बीच में ना आए। इधर चीन पहले ही कह चुका है अमेरिका से कि वो हमारे बीच ना पड़े, क्योंकि ईरान चीन के जहाजों को जाने की स्वीकृति दे रहा है और ईरान ये चाहता है कि युआन में जो यहां से जहाज गुजरते हैं उसका टोल लिया जाए। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिस तरह से हालात बने हुए हैं और खास तौर पर यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बंदरगाहों पर अमेरिका अपनी तरफ से टोल रोक रहा है, ईरान उसको चेतावनी दे रहा है और 10 जहाज अब तक वापस भेज चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कहता है कि हमारी बातचीत दूसरे दौरे में पहुंच चुकी है और ये भी कह रहा है साथ में वो कि इजराइल और लेबनान के नेताओं के बीच बातचीत होने वाली है। तो आखिर अमेरिका का रुख क्या है, वो चाहता क्या है? देखिए, अमेरिका जो है अब स्पष्ट हो चुका है और निश्चित रूप से अब वो एक समझौता चाहता है, लेकिन समझौता अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चाहता है, जबकि ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चाहता है। इस बीच में कूटनीतिक क्षेत्रों से ये समाचार मिला है कि ईरान और कतर के बीच में एक गुप्त समझौता हो गया है, जिसमें कि जो कतर के बैंकों में ईरान की संपत्ति जब्त थी $6 अरब की, उसको वो रिलीज करने को तैयार हो गया है। इधर ये भी समाचार आ रहे हैं कि ईरान जो है अगले 5 साल तक अपने परमाणु संयंत्रों की कार्यवाही बिल्कुल बंद करने के लिए तैयार हो गया और उसके लिए IAEA के निरीक्षण में वो तैयार है। अब रहा सवाल ये कि ये समझौता होगा या नहीं होगा, ये अगले 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पहलवान जैसे अखाड़े में उतर कर अपनी ताल ठोका करते हैं, ऐसे ये शक्ति प्रदर्शन दोनों कर रहे हैं। लेकिन जनहित के हिसाब से देखा जाए, मानवता के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से 30 देशों ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ बैठक की है, इधर रूस के विदेश मंत्री और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने बीजिंग में जो चर्चा की है, उससे ये पता लग रहा है कि अब काफी दबाव जो है
अमेरिका के ऊपर है, लेकिन अमेरिका एक अपने प्रेस्टीज को कायम करते हुए समझौता करना चाहता है, क्योंकि ट्रम्प कह चुके हैं कि ईरान हार चुका है, हम जीत गए। अब कैसे जीत गए, कहाँ जीत गए, सपनों में जीत गए या वास्तव में जीत गए, ये प्रश्न जो है अभी सामने आ जाएगा। हाँ, इतना अवश्य है कि ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी हैं उसमें सबसे प्रमुख चीज जो रखी है $217 अरब डॉलर का उसने मुआवजा मांगा, लेकिन $217 अरब डॉलर मुआवजा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या सब अरब देश के कंट्रीज जो है अपनी सुरक्षा के लिए चंदा इकट्ठा करके ईरान को दे देंगे, या ये अमेरिका को वहां से हटना पड़ेगा? अमेरिका का हटने का तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि अरब देशों में जो उसके कैंप बने हुए हैं उनको अगर उसको छोड़ना पड़ा तो निश्चित रूप से उसकी बहुत ही बेइज्जती होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो मान्यता है, स्टेटस है, वो गिर जाएगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो है विराम हुआ है, युद्ध नहीं खत्म हुआ है, और इस विराम के बाद क्या स्थिति होगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि कोई भी देश बहुत अधिक लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि आज का युग जो है युद्ध से किसी समाधान का हल निकालने के लिए नहीं है, इसके लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग आपको करना चाहिए। और यही एक कारण है कि ट्रंप ने 40 मिनट तक हमारे प्रधानमंत्री से ही बात की, और दक्षिण पश्चिमी एशिया की जो घटनाएं हैं उनसे उन्होंने, और निश्चित रूप से इसमें सब लोग मिलजुल कर मानवता के हित में जो नरसंहार हो रहा है। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो बारंबार बदल जाते हैं, ऐसे में उन पर कितना एतबार किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। तो विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे। और बढ़ते हैं 5 का पंच की दूसरी खबर की ओर, जहां पर भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सदन के अंदर पटल पर पेश कर दिया गया। 3 बिलों को सदन में रखा गया, जिस पर इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 में 33% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव है उसको रखा गया है। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में आने वाले समय में उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। सरकार का संविधान संशोधन बिल का प्रस्ताव पास हो गया है। इस बिल में 251 जो वोट थे वो पक्ष में पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में 185 वोट पड़े हैं। 3 दिवसीय सत्र में कल शाम 4 बजे तीनों बिलों पर एक साथ वोटिंग होनी है। और पीएम ने भी आज सदन को संबोधित किया और कहा, महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधन में राजनीति की जिनको बुआ आ रही है वो खुद के परिणामों को देख ले, और इसी का फायदा है उनको, जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच जाएंगे। यानी कि जो फिलहाल उनके हालात है, जो स्थिति है, जो संख्या बल है, उसको वो देख ले। ये नसीहत दी है पीएम ने दरअसल विपक्षी दलों को, उसमें ही उनका फायदा है। इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जिसकी नियत में खोट होगा उसे नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान को हाईजैक करना चाहती है। इसके अलावा ओवैसी और अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने मुस्लिमों का हक छीनने का आरोप लगाया, तो सपा के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं करा रहे, आप धोखा देकर बिल को लाना चाहते हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल पैदा ही नहीं होता। जिस पर अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण देना चाहता है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता एआईसीसी। पूजा जी, आपसे समझना चाहते हैं कि विपक्ष को आखिर इस बिल पर क्या क्या आपत्तियां हैं, क्यों विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। देखिए, जब 30 महीने पहले जब सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी, तो सारा विपक्ष एकजुट होकर बिना किसी किंतु परंतु के कहा था कि आप आज में 2024 के इलेक्शन में इसको शामिल वो करिए, इम्प्लीमेंट करिए, और हम आपके साथ खड़े। पर तब सरकार ने कहा कि सेंसस होगा, परिसीमन होगा, और आज पूरी तरीके से यू टर्न लेकर बीच चुनावों के बीच में आप महिला आरक्षण बिल की आड़ में आप एक्चुअली परिसीमन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप देश का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करना चाहते हैं। और यह जिस तरीके का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट्स का है, दक्षिण के राज्यों का,
पूर्वोत्तर के राज्यों का यह कम होगा और कंसंट्रेशन ऑफ पावर नॉर्थ के राज्य में बढ़ेगी। और हमारा सारा विरोध इसी को लेकर है। हमारा कहना है कि आप बेफिक्री से, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी बैकडोर से एंट्री किया आप महिला आरक्षण बिल लागू करवाइए और हम सब खड़े हैं। कोई एक वॉइस भी नहीं होगा जो उसके विरोध में खड़ा होगा। लेकिन आप इसके आड़ में परिसीमन पर वो मत करिए, क्योंकि आप उसके बाद राज्यों को, जो भी राज्य है जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटेगा, अनुपात में घटेगा, आप उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं और उनका राजनीतिक महत्व कम कर रहे हैं। तो ये विरोध तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी इसमें मंशा और नियत दिखाई दे रही है। चलिए, जाहिर सी बात है मंशा को लेकर विपक्ष के सवाल है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी। तो देखिए, विपक्ष का साफ साफ कहना है कि ये जो बिल है ये नारी शक्ति के संरक्षण के लिए नहीं है या नारी शक्ति को रिजर्वेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि ये परिसीमन के लिए है। क्योंकि जिस तरह का ये बिल का जो खाका है, अगर आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दरअसल 2023 में ये पारित हो चुका है और उस वक्त विकल्प के तौर पर कहा गया था कि जनगणना और परिसीमन इसके बाद हम इसको लागू करेंगे। तो उस समय ये तय नहीं था दरअसल कि हम जो है इस बिल को जनगणना के बाद लागू करेंगे या परिसीमन के बाद लागू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि 30 महीने के बाद सरकार ये सोचती है कि इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये परिसीमन करने की कोशिश हो रही है। और परिसीमन के जरिए होगा क्या कि कई राज्यों की जो सीटें हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके इलाके बदल जाएंगे। लेकिन परिसीमन में भी एक और पेच है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। परिसीमन आयोग का गठन होगा तो क्या होगा? परिसीमन आयोग का गठन होगा तो बिना जनगणना के भी परिसीमन करने की बात कही जा रही है और इसी बात को लेकर विपक्ष आपत्ति उठा रहा है। तो ये बात समझने वाली है, थोड़ी तकनीकी बात है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही पेचीदा है और ज्यादा ही महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं और इसका जो फायदा है सीधे तौर पर सत्ता पक्ष को मिलता हुआ दिखाई देता है। तो हालांकि एक तर्क विपक्ष का ये भी है कि अगर आपको वाकई में रिजर्वेशन देना था तो 543 जो सीटें हमारी लोकसभा की है उस वक्त दे देते। लोकसभा के वक्त में 2023 में, तो 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त ही इसका फायदा महिलाओं को मिल जाता। तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो तमाम तरह की इसमें बातें हो रही है और इसी बात को लेकर विपक्ष अपना पुरजोर विरोध दर्ज कर रहा है। कल एक वीडियो भी आया राहुल गांधी का, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें नारी शक्ति के आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं कि हो, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि SC/ST को लेकर जो रिजर्वेशन के लिए जो सीटें रिजर्व होती है वोटिंग के समय, चुनाव के समय, वो इसमें इंक्लूड की गई है, यानी कि शामिल कर ली गई है। इसमें OBC को लेकर कहीं से भी सीटों के लिए अलग से बात नहीं कही गई है और विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें OBC को भी शामिल किया जाए, जातिगत जनगणना को शामिल किया जाए। तो इसका जो बेस ईयर है 2011 नहीं बल्कि 2026 की जनगणना को रखा जाए। तो जिस तरह से ये बिल है, तो देखिए, एक तरफ हम नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम की बात करें, लेकिन नारियां कितनी सुरक्षित है इसका ताजा उदाहरण आ रहा है उज्जैन से। उज्जैन की महापौर शोभा सिकरवार पर जानलेवा हमला हो जाता है और 24 घंटे तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तो नारी कितनी सुरक्षित है, किस तरह से नारी को लेकर गंभीरता है, ये इस खबर से भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से क्राइम होते हैं और खासतौर पर महापौर जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कितने सुरक्षित हो सकते हैं, ये सिर्फ आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो शोभा सिकरवार पर हमला होता है और बाइक सवार लोग आते हैं, उन पर हमला कर देते हैं। उनके पति, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं। महापौर के पति और पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार का कहना है कि देश और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 14 और 15 अप्रैल की रात महापौर शोभा सिकरवार अपनी बेटी के साथ पूजा करने के लिए उज्जैन जा रही थी, तभी बक्सी के पास कार पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे कि वो घायल हो गई। और अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीएम से सुरक्षा की मांग की। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से वो कह रही है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। शाम की घटना है, 12:15 बजे रात की। हम लोग उज्जैन जा रहे थे महाकाल के दर्शन के लिए। उसी समय बाइक पे कुछ सवार लोग बगल से निकले और उन्होंने लोहे की रॉड से गाड़ी पर हमला किया है। लेकिन ये है कि सभी लोग सुरक्षित हैं गाड़ी में और हम लोगों ने बाइक वालों का पीछा भी किया है और गनमैन ने उतरकर
मोर्चा भी संभाला, लेकिन मुझे लगता है या तो वो किसी खेत में उतरे, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था, लाइट वगैरह थी नहीं, तो कोई बड़ी घटना ना हुई। मक्सी से उज्जैन के बीच में लगभग उज्जैन से 12 किलोमीटर पूर्व अचानक रोड से गाड़ी पे हमला किया। 2-3 हमलावर थे और मोटरसाइकिल से अचानक चलती गाड़ी पे हमला किया और फिर रात को 12:30 बजे की घटना है। मैंने दूरभाष पर एसपी को पूरे घटना की शिकायत की है। तो उज्जैन के बाद बढ़ते हैं सीधी की तरफ, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सीधी रीवा का वो इलाका है जहां से डेप्यूटी सीएम भी आते हैं और वहां से ये खबर आती है और चौंकाने वाली खबर है कि यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से शव को स्कूटी पर लाद कर ले जाना पड़ता है। तो हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं, सिस्टम किस तरह से चकनाचूर हो चुका है, सिस्टम जिस तरह से चरमराया हुआ है, ये इसकी बानगी पेश करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस कदर बुरी हो चुकी है। 1 किलोमीटर तक स्कूटी से ले जाना पड़ा है शव को। उसके पहले उनको इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि जिस अस्पताल ले जाया गया था वहां पर डॉक्टर नदारद थे। परिजन परेशान होते रहे, डॉक्टर को ढूंढते रहे, लेकिन एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऐसे में उनके जो बच्चे थे वो बेबस नजर आए और आखिरकार जब उनकी मौत हो जाती है तो वो एम्बुलेंस मांगते हैं, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। अस्पताल में अब इसके बाद कोहराम मचा हुआ है क्योंकि इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमेरिया का ये पूरा मामला। चलिए रुक करते 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर का। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 20 अप्रैल से लेकर 15 जून तक के लिए ग्रीष्मकालीन छुट्टियां निजी और सरकारी स्कूलों के लिए दे दी गई है और जिस तरह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, इसके बाद इस खबर को लेकर INS 24/7 ने भी चिंता जाहिर की थी कि किस तरह से बच्चे इस तपती हुई धूप में स्कूल जाएंगे और इसके बाद अब शासन प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया है। हमारे पास भी कई अभिभावकों के फोन आए हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, इसलिए 20 तारीख से छुट्टी करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।